संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लास में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लोगों ने अभी तक वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किया था और वर्ण विचार के अंतर्गत हमने वर्णों, स्वरों और उनके भेदों के संबंध में अध्ययन किया। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और परीक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों के बारे में विशेष तौर से अध्ययन करेंगे, उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्न आने का जो प्रकार है उन प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ण विचार से संबंधित कंपटीशन क्लास में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न, हिंदी भाषा में कुल स्वर कितने हैं? हमें कुल स्वरों के बारे में पूछा गया है और स्वरों की संख्या के बारे में पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि स्वरों की जो संख्या है वह 11 है, क्योंकि आप लोगों को जब वर्ण विचार के बारे में पढ़ाया गया था उस समय समझाया गया था तो आपको बताया गया था कि अंग और अह ये दोनों ही स्वर नहीं हैं, ये अयुग्वा है। इसके अलावा अ से लेकर औ तक जितने भी अक्षर आते हैं, जितने भी स्वर आते हैं, उनकी संख्या कुल मिला के 11 है। तो इसका उत्तर होगा द। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम कौन सा है या सही अनुक्रम कौन सा है। कहने का मतलब है कि जब हम भाषा को समझते हैं, भाषा का प्रारंभ करते हैं, भाषा की शुरुआत करते हैं, तो उस शुरुआत के दौरान सबसे पहले हम कौन सी चीज़ सीखते हैं। तो आप लोग जब इनमें देखेंगे तो आप कहेंगे क्या आप प्रारंभ में ही शब्द सीख जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा हम प्रारंभ में शब्द नहीं सीखते। दूसरे वाले ऑप्शंस में भी प्रारंभ में शब्द दिया हुआ है और तीसरे में सीधा ही वाक्य दिया हुआ है। तब आप इन तीनों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम प्रारंभ में शब्द नहीं सीखते। प्रारंभ में हम लोग जो चीज़ सीखते हैं वह है ध्वनि, अर्थात हम लोग वर्ण और अक्षर को सीखते हैं। अक्षर को सीखने के बाद उन अक्षरों से शब्द बनाते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं और शब्दों से फिर हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा की जो इकाइयाँ या हम कह सकते हैं कि भाषा निर्माण को सीखने का जो सही क्रम है वह है ध्वनि, शब्द और वाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा द। आइए अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। शब्दकोश के बारे में हमने अपने वर्ण विचार के अंतिम वीडियो में पढ़ा था कि शब्दकोश में शब्द किस प्रकार से ढूंढा जाता है। जैसे आप लोग अंग्रेजी में ढूंढते हैं उसी प्रकार से हम लोगों को शब्दकोश में हिंदी में ढूंढना होता है। बस ध्यान इतना रखना है कि हिंदी में स्वरों से प्रारंभ करना है, फिर व्यंजन आएंगे। वहाँ अल्फ़ाबेट का काम होता है, यहाँ किसका काम होगा? पहले स्वरों का होगा, स्वरों के बाद व्यंजनों का होगा। तो आइए हम लोग इसी चीज़ को अब एक बार पुनः देखते हैं कि शब्दकोश में कौन सा शब्द आने वाला है। तो आप लोग देखेंगे कि पहले वाला जो विकल्प है उसमें भी अ, दूसरे में भी अ, तीसरे में भी अ और चौथे में भी अ आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमें पहले अक्षर को न देखकर दूसरे अक्षर पर हम लोगों को ध्यान करना चाहिए, तभी हम लोग इसका सही उत्तर दे पाएंगे। और अगर दूसरे अक्षर से उसमें भी अगर समानता होती है तो फिर हमें तीसरे अक्षर पर जाना होता है। यही क्रम अंग्रेजी शब्दकोश को देखने में होता है, यही क्रम हिंदी शब्दकोश को देखने में होता है। केवल अंतर इतना ही है, वहाँ अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट यूज़ लेते हैं, यहाँ हिंदी शब्दकोश के स्वर और व्यंजन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चारों ही विकल्प में अ आ गया, उसके बाद यहाँ देखते हैं अ के बाद म की ध्वनि है, इसमें भी म की ध्वनि है, इसमें न की ध्वनि है और इसमें
भ की ध्वनि है। तो अब हमें देखना है कि अ के बाद अब जो आगे हम क्रम चलाते रहेंगे तो उस क्रम में पहले कौन आएगा, म आएगा, भ आएगा या न आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि स्वर समाप्त होने के बाद स्पर्श व्यंजन आते हैं और उन स्पर्श व्यंजनों में सबसे क वर्ग, सबसे पहले क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और उसके बाद प वर्ग हैं। तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ जो दूसरा इसमें दिया हुआ है म, इसमें भी दिया हुआ है म और इसमें दिया हुआ भ, तो ये सारे के सारे प वर्ग में हैं। प वर्ग से पहले कौन आता है, प वर्ग से पहले आता है त वर्ग और न जो है वह त वर्ग का है। इसलिए दूसरे अक्षर को देखकर हम यहाँ पता कर सकते हैं कि इसका जो सही विकल्प होगा, इसका जो सही जवाब होगा वह स होगा। आपको पता चल ही गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग शब्दकोश देख सकते हैं। इसलिए मैंने जब वर्ण विचार पढ़ाया था तो मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि किस प्रकार से हमारे प्रश्न आते हैं। यह प्रश्न समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्नों का प्रकार कैसा होगा यह समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम उन प्रश्नों के प्रकार को समझने के बाद यह तय कर सकते हैं कि हमारा उत्तर, हमारे जो पेपर में प्रश्न आने वाले हैं उनके उत्तर हम लोगों को, उनका जवाब हम लोगों को किस प्रकार से देना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक होगा अपना 4। तो चौथा जो प्रश्न है उस चौथे प्रश्न को पढ़कर हम लोगों को यह बताना होगा कि व्यंजन ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है वह कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक समाप्त होता है। तो प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर ये हमने व्यवस्थित तरीके से सारणी बनाकर वर्ण विचार में पढ़ा था। कंठ से लेकर मुख विवर से उच्चारित ध्वनियाँ का सही जो क्रम है उन सही क्रमों को समझाना है। तो सबसे पहले यहाँ कंठ आ गया। अन्य को यदि हम लोग देखें यहाँ तालव्य आ गया, क्योंकि इसने देखो थोड़ा विकल्प एक हिस्सा इन्होंने आपको दे दिया कि कंठ से लेकर, तो इन्होंने कह दिया कि प्रारंभ कहाँ से करना है, प्रारंभ कंठ से करना है। तो कंठ से करना इसका मतलब यहाँ दंत्य आ गया, यहाँ ओष्ठ्य आ गया, तो इसका मतलब ये तीनों ही विकल्प नहीं है। अब हम इसके सही विकल्प को देखते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धा या मूर्धन्य, दंत्य और औष्ठ्य। और हम लोगों ने जब वर्ण विचार और उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था तो मैंने 5 बातें विशेष तौर से बताई थी। 5 उच्चारण स्थान के बारे में बार बार आप लोगों को समझाया था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इन 5 को क्रम से इसी हिसाब से हम लोगों को याद करना है ताकि यह कभी भी हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, इसका सही उत्तर है अ। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। विशेष में पढ़ाया था, मैंने आपको अलग से बताया था। यह के बारे में बताया था, र के बारे में बताया था, ल के बारे में बताया था, व के बारे में बताया था। तो इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। ढ़ और ढ इनके बारे में भी बताया। संघर्षहीन कौन से होते हैं इनके बारे में भी बताया हुआ है। तो ल कहाँ से आता है, किस प्रकार से इसका उच्चारण होता है, इसकी ध्वनि कौन सी है, तो आप लोग देखेंगे कि इसकी जो ध्वनि है कहाँ से इसका उच्चारण होता है। तो मैंने आपको कहा था कि जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो ल का उच्चारण करने पर ल का उच्चारण होते समय हमारी जो जीवा है वह जीवा ऊपर वाले तालु के हिस्से को छूती है और गाल के दोनों तरफ से हवा बाहर निकलती है। इस प्रकार से ल का उच्चारण होता है। तो इस लय की ध्वनि को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस लय की ध्वनि को हम लोग नाम देते हैं पार्श्विक। यानी पीछे से हवा जब बाहर निकलती है तो उसे पार्श्विक कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा अ। आगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न है। उत्तर आपके सामने पहले से मौजूद था।
ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? प्रश्न को थोड़ा बदला है। हालांकि प्रश्न कैसे पूछा जाता है सामान्य तौर पर, उस सामान्य तौर पर प्रश्न पूछने के प्रकार को मैं बताऊंगा, लेकिन आपके सामने उत्तर है भाषा ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, तो भाषा की लघुत्तम इकाई है। मूल में क्या होता है? मूल में जो प्रश्न होता है वह इस प्रकार का होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? तब हम उत्तर देते हैं कि भाषा की लघुत्तम इकाई है ध्वनि। लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को बदलकर पूछा गया, इसलिए इसका उत्तर जो है वो थोड़ा उल्टा हो गया, विपरीत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि हमारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि वास्तव में ही प्रश्न इसी प्रकार के कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वह भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। चलिए अगला जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपको आना अति आवश्यक है। क्यों आना आवश्यक है? क्योंकि अपना जो अगला जो संधि का टॉपिक रहने वाला है, उस संधि के टॉपिक में हम लोगों को ये चीज़ें बहुत उपयोगी साबित होगी। यह चीज़ यदि आपको आती है तो मैं समझता हूँ कि संधि भी आप लोगों के लिए सरल हो जाएगी, क्योंकि किसी भी नाम का, किसी भी शब्द का निर्माण किस प्रकार से होता है वह चीज़ इसमें दर्शाई गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शब्द लिखा हुआ है प्यास, और इस प्यास शब्द का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, अर्थात इस प्यास शब्द में कितने स्वरों का प्रयोग हुआ है, कितने स्वरों का यूज हुआ है और कितने व्यंजनों का यूज हुआ है, कितने व्यंजन इसमें काम आए हैं, लेकिन बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। चलिए अब सबसे पहले आपको देखना है वह किस प्रकार का है। तो आप कहेंगे कि यहाँ जो प है वह पहले से ही हलंत रूप में है। अब जब ये पूर्व में ही हलंत रूप में है तो इसके बाद इसके साथ स्वर आने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पहला वाला विकल्प हम यदि देखते हैं, प के बाद ए आ गया, इसका मतलब यह विकल्प किसी भी स्थिति में सही नहीं है। अब दूसरा चलते हैं कि प के बाद कौन आएगा? प के बाद आएगा य। तो देखिए से वाला जो विकल्प है उसमें यह आ गया, लेकिन आप लोग देखेंगे कि य के साथ मात्रा किसकी है? आ की मात्रा है, और यहाँ मात्रा किसकी दी हुई है? मात्रा तो है नहीं, अ दिया हुआ है। इसका मतलब यह भी विकल्प सही नहीं है। तब अब हम चलते हैं विकल्प नंबर ब, दूसरे विकल्प पर। प आ गया, हलंत रूप में है। ये आ गया, ये भी हलंत रूप में है। इसके ठीक बाद कौन है? इसके ठीक बाद है स्वर, ये रहा स्वर। उसके बाद कौन है? स, किस रूप में है? हलंत रूप में है। उसके बाद कौन है? अ। इसका मतलब यह जो विकल्प है, यह विकल्प पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि इस विकल्प में भी यह के साथ अ दिया हुआ, इसलिए यह विकल्प भी सही नहीं है। तो अब आप लोग देखेंगे कि इसका जो विकल्प है ब, उत्तर इसका सही है। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे हुए हैं, और यह जो चीज़ लिखी हुई है, यह जो प्रश्न लिखा हुआ है, यह प्रश्न जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, अलग से ही पढ़ाया था। एक पूरा का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर बनाया था कि स्वरों के भेद कितने हैं, स्वरों के भेदों के बारे में पढ़ाया था, और बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में प्रश्न इसके संबंध में पूछे जाते हैं। प्रश्न है किस क्रम में पश्च यानी बाद से उच्चारित होने वाला स्वर है। तो मैंने आपको बताया था कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को अलग अलग भागों में बांटा गया था। वो जो भेद थे, उन भेदों में से जीवा की स्थिति के आधार पर, कि जीवा की स्थिति यानी मैंने आपको चित्र बना के भी बताया था कि एक जो अपने मुख की जीवा जो होती है वह अग्रभाग, मध्य भाग और
पश्चे भाग यानी पीछे का भाग, अर्थात किन स्वरों का जब हम लोग उच्चारण करें, किन स्वरों का उच्चारण करें तो मुख के आगे वाले हिस्से में हलचल होती है, किन स्वरों का उच्चारण करें तो मुख के बीच वाले हिस्से में हलचल होती है, और किन स्वरों का उच्चारण करें तो जीवा की जो स्थिति है उसके अंतिम हिस्से में हलचल होती है। इस आधार पर मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी वहाँ वीडियो में समझाने का प्रयास किया था। तो आप लोग देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि सबसे सरल चीज़ क्या है, मध्य है। क्यों है सबसे सरल मध्य? क्योंकि मध्य में क्या होता है, मध्य में केवल एक ही स्वर था, वो कौन सा था, अस्वर था। मध्य में कौन सा स्वर था, अस्वर था। अग्र और पश्च की बात करते हैं तो अग्र कौन था, ई, बड़ी ई आ जाएगी, ए आ जाएगा, री आ जाएगा। ये सारे के सारे किस भाग में थे, अग्र भाग में थे। मध्य भाग में कौन था, अमध्य भाग में था। शेष जितने भी बचते हैं, अब शेष कौन कौन से बचे, शेष बचने में आ, उ, ओ, औ, ये जो 5 थे स्वर, यह 5 के 5 स्वर पश्च भाग में बचे थे। तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ ये तीनों ही अग्र भाग को दर्शाते हैं। इनका उच्चारण करते समय आगे वाला हिस्सा यूज होता है, लेकिन ऊ को जब बोलते हैं तो जीवा का अंतिम हिस्सा जो पश्च भाग है, पश्च का मतलब पीछे वाला जो भाग है, वह इसके उच्चारण में यूज होता है। तो इस प्रकार पश्च भाग में उच्चारण होने वाला जो स्वर है वह है ऊ। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अब घोष अघोष की बात करते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है और मैंने सूत्र के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था कि कौन से वर्ण घोष में आते हैं, कौन से वर्ण घोष में नहीं आते। अब यहाँ जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। कई बार हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं और जल्दबाजी करते समय हम क्या करते हैं, प्रश्न को पूरा पढ़ते ही नहीं है। यानी इस प्रश्न में क्या गड़बड़ होने की संभावना है, इस प्रश्न में गड़बड़ होने की संभावना है कि कौन सा वर्ण घोष, हम कई बार जल्दबाजी में इस नहीं शब्द को नहीं पढ़ते, इसलिए प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पूछा गया है घोष नहीं है, यानी घोष नहीं है तो वो कौन है, अघोष हो जाएगा। और अघोष के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, सूत्र था किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा। घोष नहीं है तो वह अघोष होगा। अघोष होगा मतलब किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, अर्थात इसका सूत्र क्या होगा, 12 जो है वह इसका सूत्र होगा। तो अघोष कौन कौन है, हम ऐसा उत्तर इसका निकाल सकते हैं। क्या स्वर जो हैं अघोष में आते हैं क्या, नहीं आते। तो ये दोनों ही क्योंकि स्वर जो होते हैं वह घोष व्यंजन होते, घोष वर्ण होते हैं। तो घोष वर्ण हो गए तो ये दो तो आएंगे नहीं। स्वर यदि आता है तो उनको कट करना होता है, क्योंकि स्वर जो हैं वह घोष है, सघोष है। ये कहता है घोष नहीं है। दो हट गए, दो हटने के बाद अब कौन बचा, अब बचा ह और छ। तब आप लोग देख सकते हैं किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, तो 6 आ गया दूसरा, इसका मतलब 6 क्या हो गया, स्वतः ही अघोष हो गया। और इसका भी विकल्प है ब। चलिए अगला जो प्रश्न है, किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है। व्रतमुखी, व्रतमुखी का मतलब क्या हो गया, वही जो मैंने उच्चारण के आधार पर जो भेद बताया था, उन भेदों के आधार पर ही हम लोग चर्चा करेंगे किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं उ,
व्रतमुखी है, ओ व्रतमुखी है, औ व्रतमुखी है। व्रतमुखी कौन सा नहीं है? तो ये जो आ है यह व्रतमुखी नहीं है। अर्थात जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो होठों की जो स्थिति है, मुख की जो स्थिति है, वह गोल होती है कि नहीं होती है, होठों की स्थिति, उस चीज़ को दर्शाया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अ। चलिए आइए हम आगे चलते हैं अपना जो पहला यानी 11वां जो प्रश्न है, किस क्रम में अघोष व्यंजन हैं? पहले तो प्रश्न घूम के पूछा था, अब ये सीधा प्रश्न पूछ रहा है, किस क्रम में अघोष व्यंजन हैं? अघोष, अघोष में सीधे सीधे ही मैंने आपको बताया था 1 और 2, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा। उसके बाद जो ऊष्म व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन की जो तीनों शय हैं, उन तीनों शय को अघोष में लिया गया है। इसलिए यहाँ इसका उत्तर सीधा सीधा दिया हुआ है, श और स, ये दोनों ही अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर होगा द। चलिए अब आगे वाले प्रश्न, किस क्रम में पश्च स्वर है? एक बार पुनः आ गया प्रश्न, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं। तो आप लोगों का भी मैंने आपको बताया था किस क्रम में पश्च स्वर है। तो यहाँ उ पश्च स्वर में है, ब इसका उत्तर है, पहले भी आ गया था, एक बार पुनः आ गया। अगला प्रश्न, ज्य किसके योग से बना है? बहुत अच्छा प्रश्न। कैसे प्रश्न अच्छा है? क्योंकि हम इसका उच्चारण करते हैं ग और य से, उच्चारण तो करते ये और लिखते ये हैं। तो ये जो उच्चारण करते हैं, यह उच्चारण करना पूर्ण रूप से गलत है। अब आप लोग परीक्षा में जब उत्तर देते हैं तो उत्तर देते समय आप क्या करते हैं? उच्चारण वही करते हैं, ज्ञ। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकल्प भी ऐसा होता है, जैसा आप उच्चारण करते हैं वैसा ही विकल्प भी दिया हुआ रहता है। तब आप उस गलत विकल्प का चयन कर लेते हैं और आपका जो प्रश्न हो जाता है गलत। इसलिए इन सब चीज़ों को, यदि आप इन प्रश्नों को देख रहे हैं तो इनको देखने से पहले हमारे वर्ण विचार के जो जितने भी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हमने कितने विस्तार से आप लोगों को वर्ण विचार समझाने का प्रयास किया है। और ख़ास तौर से हम जब इन संयुक्त अक्षर की तरफ आते हैं और इस संयुक्त अक्षर में जो प्रश्न बनने के प्रकार हैं, उस प्रकार को भी बढ़िया ढंग से समझाया है। तो यहाँ ये जो ज्य, इसका निर्माण होता है ज और य से, इसलिए इसका शुद्ध उच्चारण होता है ज्य। तो इसका उत्तर होगा द, विकल्प होगा द। अगला जो प्रश्न है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती? तो सबसे पहले तो आप देखिए, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। तो अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान करें, ध्यान करते ही हमें उसका उत्तर मिलेगा। विकल्प पूरे पढ़ने चाहिए, च, य, घ और श। ये विकल्प जब पढ़ते हैं तब जो तीसरा विकल्प है उस तरफ हमारा ध्यान जाता है कि घ जो है, उस घ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है। कंठ में जीवा का उपयोग नहीं होता, जीवा में ज़्यादा हलचल होती नहीं है। बाकी के जितने भी च, य, श, इनका जब उच्चारण करते हैं तो जीभ के अग्रभाग जो होते हैं वह मुख के अन्य अवयवों को स्पर्श करते हैं। लेकिन यहाँ स जो विकल्प घ दिया हुआ है, यह कंठे ध्वनि है। और कंठे ध्वनि कहने का मतलब यहाँ जीवा का उपयोग नहीं के बराबर है, या यूँ कह सकते हैं नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा श। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपको पहले ही कहे थे, ये बात बताई थी कि जो प्रश्न दिए जा रहे हैं आपके सामने, वह कंपटीशन लेवल को पूरी तरह से
फॉलो करते हुए प्रश्न दिए गए हैं। ये जो 15वां प्रश्न है, इस प्रश्न को जब आप पूरा देखेंगे और समझेंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में जो प्रश्न दिए जा रहे हैं, यह प्रश्न किस प्रकार से हमारे कंपटीशन में यूज आ सकते हैं। प्रश्न देखिए, किस क्रम में सघोष और महाप्राण व्यंजन हैं। यानी विकल्प एक ही दिया हुआ है, जैसे विकल्प अ एक ही अक्षर दिया हुआ है, ब में भी एक ही दिया हुआ है, स में भी एक ही दिया हुआ है और ल में भी एक दिया हुआ है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि कौन सा ऐसा अक्षर है जिसमें सघोष भी है और महाप्राण है। यानी ऐसा अक्षर जो सघोष के अंतर्गत भी आता है और महाप्राण के अंतर्गत भी आता है। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं परीक्षा में तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और यदि हम लोगों को जो सूत्र वगैरह याद नहीं है तो निश्चित तौर पर प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो सघोष और महाप्राण ये दोनों ही चीज़ें एक अक्षर में विशेष तौर से पाई जाती है, और वह अक्षर है ह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स उत्तर इसका सही होगा। अब स उत्तर सही होने के पीछे भी आप लोग कह सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि श, हमने एक प्रश्न आगे देखा था, श जो है वो अघोष हैं, छ जो है वो भी अघोष हैं। क्यों हैं? क्योंकि पहला और दूसरा है, तीनों ही ऊष्म श जो हैं वह भी अघोष हैं। ल जो हैं ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज क्यों कर सकता है? उसका कारण है कि ल घोष में तो आता है, सघोष में तो आता है, लेकिन महाप्राण में नहीं आता। यह आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है होगा जो सघोष में भी है और महाप्राण में भी है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो आप लोग हमारे सभी वीडियोज़ को देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। अगला प्रश्न, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण की बात करते ही सूत्र याद आना चाहिए। सबसे पहले अल्प प्राण कहता है 1, 3 और 5। इसका मतलब 135। सूत्र क्या बनता है इसका? 135 बनता है। तो 135 की स्थिति किस किस में आती है? क ख 1 2 आ गए नहीं हैं, त थ 1 2 आ गए नहीं हैं, ट ठ 1 2 आ गए नहीं हैं, च के बाद 6 आना, 6 नहीं है, ज और य। इसका मतलब यह जो विकल्प है, यह विकल्प किसकी तरफ जा रहा है? यह विकल्प जा रहा है, ये जो सूत्र दिया हुआ है 135, इस सूत्र को यह दर्शाता है, क्योंकि यह पहला है, यह तीसरा है और यह 5वां व्यंजन है। तो अल्प प्राण का सूत्र क्या बनता है? 1 3 5, और 1 3 5 को दर्शाने का काम यह ब विकल्प जो है वह अच्छी तरह से कर रहा है। इसका मतलब यही आपके प्रश्न का उत्तर है। इसका उत्तर होगा ब। आइए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस क्रमांक में मूल स्वर हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न। मूल स्वर, स्वरों के दो भेद बताए थे मैंने, एक तो मूल स्वर हैं और एक संदेह स्वर हैं। मूल स्वर कौन से? मूल स्वर वे जो अपनी प्रकृति के अनुसार ही उत्पन्न हुए हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर की सहायता से नहीं हुआ है, वह मूल स्वर हैं। शेष जितने भी बचे हुए हैं, जो दो समान जाति के स्वरों को मिलाकर भी बन सकते हैं, जो दो विपरीत जाति के विजातीय स्वरों को मिलाकर भी जिनका निर्माण होता है, वह सारे के सारे संदेह स्वर कहलाते हैं। तो यह जो प्रश्न है इसमें मूल स्वर के बारे में पूछा हुआ है। तो मूल स्वर के बारे में पूछा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं, बड़ी ई का जो निर्माण होता है वह किस प्रकार से होता है। बड़ी ई का निर्माण जो होता है वह, हालांकि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन एक बार पुनः यहाँ भी कुछ
हिंट के तौर पर आपको बता देता हूँ। ये देखो, ई और ई को मिलाकर, चाहे वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, इस प्रकार से समान जाति के स्वरों को मिलाकर इसका निर्माण हुआ था। औ का जो निर्माण हुआ है, हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो उसमें ये बताएगा कि औ का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ए का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, अ और ई को मिलाकर ए का निर्माण हुआ है, लेकिन उ मूल रूप में है, इसलिए यहाँ मूल स्वर जो है वो है उ। अब एक प्रश्न और बनता है कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो 4 मूल स्वर बताए गए हैं, अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये 4 मूल स्वर बताए गए हैं, और शेष जितने भी स्वर हैं वह स्वर संध्य स्वर हैं। संध्य स्वर को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, एक दीर्घ और एक संयुक्त। उनमें कौन आते हैं वह सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई थी। मैं आपको प्रश्न के माध्यम से ही यह चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों के वर्ण विचार से संबंधित टॉपिक कभी भी गलत नहीं होगा। इसका उत्तर होगा अ। चलिए, अगला जो प्रश्न है, कौन सा व्यंजन तालव्य है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस प्रकार से कौन सा तालव्य है? तालु से उत्पन्न होने उच्चारित होने वाला कौन सा है? तो आप लोग देख सकते हैं, ध नहीं हो सकता, क्योंकि ध जो है वह दंत्य है। घ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंठ से, कंठ से होता है, ये मूर्धा से होता है। तो बचा कौन? यह तालव्य ध्वनि से उत्पन्न होने वाला, उच्चारित होने वाला व्यंजन है। तो इसका सही विकल्प है स। अगला प्रश्न एक बार पुनः आ गया, शब्दकोश में निम्नलिखित में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है? आप लोग देखेंगे, इसमें भी प आ गया, इसमें भी प आ गया, इसमें भी प हलंत रूप में है, इसमें भी प हलंत रूप में है, इसमें भी प हलंत रूप में है। क्योंकि मैंने र के बारे में भी पूर्ण रूप से जानकारी दी है कि र जब पदेन होता है, पैरों में होता है, र इस प्रकार से होता है, तो वह सदैव पूरा होता है। इसका मतलब यहाँ चारों ही प आते हैं। अब प के बाद यहाँ कौन आ गया? प के बाद रे आ गया। यहाँ कौन आया? ले आया। यहाँ कौन आया? रे आया। तो अब आप लोग देख सकते हैं, प के साथ किसका समायोजन हो रखा है? प के साथ अंतस्थ व्यंजन का समायोजन किया गया। तो अंतस्थ व्यंजन में सबसे पहले कौन आता है? ये आता है। तो पहले प, उसके बाद य। तो यह विकल्प जो है वह पूर्ण रूप से सही है। तो आप लोग देखेंगे कि अ इसका विकल्प सही है। अगला प्रश्न, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कह दीजिए या प्रयत्न के आधार पर कह दीजिए, एक ही बात है। तो प्रयत्न के आधार पर जो भेद बताए गए हैं, तो प्रयत्न के आधार पर जो भेद हैं वह कौन कौन से हैं? प्रयत्न के आधार पर जो भेद बताए गए हैं वह 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ये दोनों ही प्रयत्न के आधार पर भेदों के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है, अगला जो अंतिम प्रश्न आज का, तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन तालु से उच्चारित होने वाला, कंठ तालु यानी क के बाद च, तो सीधा सीधा इसका उत्तर हो गया, ब इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने आज 21 प्रश्न रखे हैं, और सारे के सारे प्रश्न परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण हैं। आप लोग यदि हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, आप लोगों को हमारे जो पूछे गए प्रश्न अच्छे लगे,
तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे आगे के जितने भी वीडियो दिए हुए हैं उन वीडियो को देखकर इन प्रश्नों से उसकी तुलना कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।